हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश टीचिंग की 9 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे के जितने प्रिंसिपल्स बचे हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में इन प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार हुआ है। तो 10th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो पहले तो रीइंफोर्समेंट का हिंदी में मतलब होता है पुनर्बलन। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आपने कोई वर्ड दिए हैं बच्चों को याद करके आने के लिए, या आपने इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों को दी है होमवर्क में, तो जो बच्चा होमवर्क करके लेके आता है, वो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट बना के लेके आता है एकदम करेक्ट, तो आप उसे शाबाशी देंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आ जाएंगे, यानी आपने उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया है। जबकि एक कोई शैतान बच्चा है जो कि होमवर्क टाइम पे नहीं करके लेके आता है, तो आप उसे डांट देंगे। डांट के डर से वो नेक्स्ट डे होमवर्क कंप्लीट करके लेके आता है, तो वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये दोनों रीइंफोर्समेंट बच्चे के फेवर में ही होते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट का मतलब होता है आदत। कोई भी चीज़ अगर आप अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, आदत विकसित कर लेते हैं, तो वो चीज़ नेचुरली आने लगती है। जैसे कि इंग्लिश सीखनी है बच्चों को, तो उसकी आदत कैसे उनमें डाली जाए, तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट करवाया जाए, उनसे इंग्लिश पढ़वाई जाए, उनको लाइब्रेरी भेजा जाए, वहाँ पे इंग्लिश के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो सीखें आपस में बच्चों के साथ। लाइब्रेरी में किताबें इंग्लिश की देखें, पढ़ें। डिक्शनरी है उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उसे पता रहे कि इस वर्ड का सही जो मीनिंग है वो क्या है और उसे हमें कहाँ यूज़ करना है। न्यूज़पेपर्स जो इंग्लिश के आते हैं, मैगज़ीन जो आती हैं इंग्लिश की, उनको पढ़ने की अगर बच्चे में आदत है, तो वो इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से, बड़ी इजीली से और क्विकली सीख जाएगा। यही हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। मतलब बच्चा खुद कितना एक्टिव रहता है, जितना ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा उसकी मेमोरी में वो चीज़, सीखी हुई चीज़ है, वो परमानेंट होती है। ये जो प्रिंसिपल है वो इस बात पे ज़ोर डालता है कि करके सीखने का जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है लर्निंग के लिए। फॉरेन लैंग्वेज जो आप, इंग्लिश है वो फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसे सीखने का बेस्ट वे है। इससे बच्चा क्विकली सीख सकता है। तो क्या करके सीख सकता है बच्चा, तो जितने भी लैंग्वेज गेम आते हैं, सुडोकू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर अदर वर्ड फॉर्मेशन वाले, ये गेम खेल सकता है। जितने भी इंग्लिश के ड्रामा मतलब नाटक होते हैं, डिबेट्स होते हैं इंग्लिश में, उनमें भाग ले सकता है। या फिर जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों से बनवा सकते हो। मतलब स्ट्रक्चर्स करेक्ट वो बनाए ब्लैक बोर्ड पे, तो उसमें वो खुद एक्टिव है, तो वो उसके लिए परमानेंट हो जाएगी मेमोरी। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो कि स्किनर ने दिया है।
तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि एक फेमस कहावत है, पहले तो वो सुन लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है वो एक आदमी को परफेक्ट बना देती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही किसी भी फील्ड में आप निपुण हो सकते हो। सेम चीज़ जो है हम इंग्लिश सिखाते हैं वहाँ पे भी लागू होती है। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए बच्चों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके। और वो प्रैक्टिस कैसे कर सकता है कि आपस में कन्वर्सेशन ड्रिल, मतलब आपस में क्लास में जो बच्चे हैं वो जो भी कन्वर्सेशन करें वो इंग्लिश में करें। आपस में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इंग्लिश में करें। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी आपने सिखाया है उसका टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। टेस्ट लेने से क्या होता है कि टीचर जो है उसे पता लग जाता है कि उसने कितना सिखाया है वो बच्चों ने कितना सीखा है। और जहाँ पे भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है किस टॉपिक पे, उसको भी टेस्ट के द्वारा पता लगा के और उसको दूर किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को। ये है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस ये बताता है कि किसी भी काम करने के पीछे एक पर्पस होता है। तो बच्चों को अगर बता दिया जाए कि वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, उनके इंग्लिश कहाँ काम में आएगी, आगे जाके इंग्लिश कितनी काम में आएगी, पूरा पर्पस अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनके माइंड में ये पहले ही क्लियर हो जाता है कि हमें इंग्लिश सीखनी है और इस पर्पस के लिए हमें इंग्लिश सीखनी है। यही प्रिंसिपल ऑफ पर्पस है। ये हमारे 15 जो इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रिंसिपल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है उनको इन 2 वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये रीट में आए हुए क्वेश्चन हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। फर्स्ट है द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स मेंटल एज। मटेरियल यहाँ पे है जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं पढ़ाने के लिए उसकी बात हो रही है। वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? चाइल्ड्स मेंटल एज, मतलब दिमागी जो एज बोलते हैं हम, दिमाग उसका मेंटली कितना वो एज है उसकी, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज़ इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा प्रिंसिपल खरा उतरता है या कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस यानी मूर्त चीज़ें जो हमारे सामने प्रेजेंट है, जैसे कि फ़ैन etc, उनके बारे में बताया जाता है इस प्रिंसिपल के थ्रू कि वो चीज़ें समझानी ज़्यादा आसान होती हैं। तो ये तो इसमें मेंटल एज कहीं नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी में जो भी वर्ड सिखा रहे हैं वो एक्यूरेट और करेक्ट होने चाहिए, ये बताया जाता है, तो इसमें भी मेंटल एज कहीं नहीं है। प्रोपोर्शन में LSRW वाला है, जिसमें दोनों पोर्शंस पे, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव पोर्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है एक टीचर को, चारों एस्पेक्ट्स पे LSRW पे, तो इसमें भी मेंटल एज कहीं नहीं है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, इसमें मेंटल एज बताई गई है। इसका जो पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का, लर्नेबिलिटी, उसमें एज के बारे में बताया गया है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स ए ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है ज़ील का मतलब होता है उत्साह, तो कौन सा प्रिंसिपल है वो नई जो लैंग्वेज है या नई चीज़ सीखने के लिए बच्चे को उत्साहित करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, ये तो वही LSRW वाला है, तो इसमें कोई न्यू सीखने के लिए उसमें कोई उत्साह नहीं है। हैबिट फॉर्मेशन में जो सीखा गया है उसी की हैबिट बनाई जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में वर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है नई चीज़ सीखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने दो टाइप की स्किल पढ़ी है, प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव स्किल जिसमें बच्चे का जो माइंड है वो ज़्यादा यूज़ में लिया जाए, आप ऐसे याद रखिएगा, माइंड जिसमें ज़्यादा यूज़ किया जाए वो प्रोडक्टिव स्किल है, और जिसमें माइंड कम काम में आए वो रिसेप्टिव स्किल है। जैसे कि लिसनिंग, सुनने में बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता है। पढ़ने में अब कोई भी आप उसे बुक दे दीजिए रीडिंग लगाने के लिए, उसमें भी उसका माइंड उतना एक्टिव नहीं रहेगा। जबकि स्पीकिंग, उसे बोलना, जब वो बोलता है और लिखता है तब उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। रीडिंग अलाउड, ज़ोर से पढ़ना, उसमें भी माइंड उतना एक्टिव नहीं है। तो प्रोडक्टिव स्किल जो है वो यहाँ पे हो जाएगी स्पीकिंग। नेक्स्ट है Which one of the following is not included under the principles of English teaching? मतलब कौन सा जो प्रिंसिपल है इंग्लिश टीचिंग का वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस हमने पढ़ा है, नेचुरली बच्चा सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस आज की वीडियो में हमने पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पढ़ा है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर ये कहीं भी इंग्लिश टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द क्राइटेरिया टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड। मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स एक पर्टिकुलर क्लास के लिए चूज करना हो तो उसका क्राइटेरिया कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंडर आता है। इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में जितने भी वर्ड्स हैं उनको आसान बनाना होता है। प्रॉपर ऑर्डर में LSRW ऑर्डर में आप उनको सीखते हैं, बच्चा जो सीखता है वो आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में बच्चों को मोटिवेट करना से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो आती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। अभी मैंने ऊपर भी बताया है कि जो सीक्वेंस है, कौन से सीक्वेंस से बच्चा नेचुरली सीखता है वो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये लिसनिंग का L, ये S, R और W, जबकि बाकी में SLRW, LSWR या नन ऑफ दीज। तो LSRW मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है इसे याद रखने की। पहले बच्चा सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और फिर लिखता है, ये उसका नेचुरल वे होता है। यही सीक्वेंस में वो मदर टंग सीखता है और अदर जितने भी लैंग्वेज है वो भी इसी सीक्वेंस में सीखता है। अब तक के जो क्वेश्चंस थे वो रीड में आए हुए थे, ये ग्रेड 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है वो किस कल्पना पे आधारित है। ओनली ए फ्यू सेलेक्टेड एंड ट्रेंड टीचर्स कैन टीच अ लैंग्वेज। यानी कुछ जो ट्रेन टीचर है कुछ जो टीचर्स है जो ट्रेंड है वही इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, ऐसा हमने किसी प्रिंसिपल में नहीं पढ़ा है।
It is not possible to teach the whole language within the prescribed time period and other constraints. हाँ, ये इस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के तहत आता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी जो लैंग्वेज है वो हमें जो दिया हुआ टाइम है उस टाइम के दौरान हम सिखा सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स। ग्रेडेशन का मैंने मतलब बताया था, मैटर को इजी बनाना शॉर्ट में। तो गो फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, बिल्कुल पहले बच्चों को इजी जो वर्ड्स है वो बताए जाते हैं, डायरेक्ट डिफ़िकल्ट वर्ड से स्टार्ट नहीं किया जाता, पहले इजी बताए जाते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड उन्हें सिखाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर है। चूज़ ओनली डिफ़िकल्ट आइटम्स टू टीच, डिफ़िकल्ट आइटम्स ही चूज़ कर लेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट है वो कभी भी इस लैंग्वेज में नहीं बन पाएगा। चूज़ ओनली ईजी आइटम्स, अगर ईजी आइटम्स ही चूज़ कर लिए तो डिफ़िकल्ट वाले में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। चूज़ ओनली रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स टू टीच, मतलब रिलेटेड जितने हैं वही सिखा दीजिए, अदर जो वर्ड्स है वो मत सिखाइए। तो ये भी इस प्रिंसिपल के तहत नहीं है, इसमें है गो फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्ट्रक्चर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। प्रोडक्टिव, फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स अभी बताया है मैंने, जिसमें माइंड एक्टिव ज़्यादा रहे। प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव दो टाइप की स्किल्स हैं। लिसनिंग, सुनना आ गया तो ये तो हो नहीं सकता। रीडिंग आ गया, ये नहीं हो सकता। वापस लिसनिंग आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 स्किल्स होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये लिसनिंग और रीडिंग ये आती है रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर, मतलब उसमें बच्चा ग्रहण कर रहा होता है। स्पीकिंग और राइटिंग ये आती है प्रोडक्टिव, मतलब इसमें आउटपुट दे रहा है बच्चा, तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। इनमें हमसे क्वेश्चन में प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछा है, तो प्रोडक्टिव स्किल है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉरेन और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ए क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, दिस कैन बी हेल्प्ड बाय। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज होती है वो सिखाने में एक जो टीचर है वो कई प्रॉब्लम्स फेस करता है, जिसमें अनमोटिवेटेड लर्नर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्लास में। तो ये किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। बिल्कुल वैसी मेथड्स और स्ट्रेटजीज एक टीचर को अपनानी चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि बच्चे कोई भी चैलेंज अगर आप क्लास में बच्चे को देते हैं तो उससे बच्चों का माइंड एक्टिव हो जाता है उस और वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा टेकिंग द हेल्प ऑफ एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास। एकेडमिक काउंसलर को लाना इज़ नॉट सुटेबल। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग ए स्पेशल क्लास फॉर देम। स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। Encouraging learners to take their own time to complete assignments. own time अगर लेंगे तो
it's been very long. I mean, it will take more time, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगी ये चीज़, जो कि एक क्लास का जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इस एक्टिविटी को कौन सा ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करता है? I mean, कौन सी एक्टिविटी इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है? फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, बिल्कुल इसका आंसर हैबिट फॉर्मेशन वाला ही होगा, क्योंकि इसमें बच्चा खुद एक्टिव रहता है, खुद प्रैक्टिस करता है। Encourage the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर टंग को यूज़ करने के लिए अगर हम बच्चों को एनकरेज करेंगे तो वो मदर टंग ही ज़्यादा यूज़ में लेने लग जाएंगे। गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर, ये लर्निंग बाय डूइंग इसमें कहीं नहीं हो रहा है। द टीचर मॉडल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी करने में कहीं भी बच्चा एक्टिव नहीं है, टीचर ही एक्टिव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है B.F. स्किनर क्लेम्ड दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। लैंग्वेज किसके थ्रू सीखी जाती है? B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग रिपीटेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इमर्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो अभी हमने पढ़ा है ड्रिल और प्रैक्टिस वाला प्रिंसिपल B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये थे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, और हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक टीचिंग मेथड और अप्रोच से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।